बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम पेपर कैसा आएगा, इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, मॉडरेट आएगा। देखो रियलिटी चेक बताती हूँ, मेरे से शुगर कोटेड बातें नहीं होती। पेपर कैसा आएगा ये किसी को नहीं पता। जो भी यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है कि पेपर भैया इस साल इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, डिफिकल्ट आएगा, सब बकवास है, सब फालतू की बात है। किसी को नहीं पता पेपर कैसा आएगा। पेपर उसी दिन पता चलेगा जिस दिन तुम्हारे हाथ में पेपर आएगा। तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे और तुम लोग ही आके बताओगे कि पेपर ईजी था, मॉडरेट था, ये डिफिकल्ट था। लेकिन हर परिस्थिति के लिए तुम्हें तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी है ना। तुम्हें पढ़ाना कैसे है, कैसे करवाना है, कैसे ये अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हर सवाल तुम कर पाओ और तुम अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाओ, है ना। तो ये सारी जो स्ट्रैटेजी है, जो अप्रोच है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के तरीके, मैं ये सब सिखा सकती हूँ। तुम्हें उस सिलेक्शन वाले मार्जिन से बहुत ऊपर एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट करवा सकती हूँ। Hi everybody, welcome to NEETverse. Myself Dr. Chelsea, your biology educator and a dental surgeon. तो देखो नीट में बहुत ही कम टाइम बचा है। अब देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अब तक कुछ नहीं पढ़ा, कंफ्यूज्ड है, अभी भी समझ नहीं आ रहा, पढ़ लिया, रिवीजन भी हो गया, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मुझे पता है तुम सबकी यही प्रॉब्लम है। मैं भी जब नीट का प्रिपेयर करती थी, मैं भी तुम्हारी जगह थी, इसी स्टेट में मैं थी जिसमें तुम अभी हो। लेकिन देखो कुछ नहीं भी पढ़ा या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आज इस वीडियो में ना मैं तुम्हें बायोलॉजी के 30 ईयर का एनालिसिस बताने वाली हूँ कि अराउंड हर चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे चैप्टर है जो हाई वेटेज है, जिसपे अभी तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि देखो जो स्कोरिंग चैप्टर है, जो बड़े चैप्टर है, उनको स्ट्रॉन्ग बना लिया ना तो तुम्हारे लिए लाइक गेम चेंजर होने वाला है। देखो वैसे तो हमारी कोशिश ये है कि तुम लोग 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करो, लेकिन कुछ भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल ही वो हो चुका है, तो एक अच्छा स्कोर करने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए आप इन चैप्टर्स पे फोकस कर सकते हो। ठीक है कि अब आपको ये एक स्मार्ट प्लान बनाने के लिए कि किन चैप्टर पे अब आपका मेनली फोकस ज्यादा होना चाहिए, वो पूरी लिस्ट में वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चैप्टर बाय चैप्टर देखते हैं कि क्या सिनेरियो, पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम करते हैं। चलो फिर आ जाओ मेरे साथ, है ना। तो शुरू करते हैं हम जूलॉजी से। अपने क्लास 11th में जो आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं आपके बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल से 4 से 5 आते हैं, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन इनसे आ रहे हैं। ठीक है, मैं स्टार मार्क करते हुए चलूंगी। फिर एनिमल किंगडम से 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से 1 to 2 क्वेश्चन। देन बॉडी फ्लूइड्स यानी कि जो सर्कुलेटरी वाला है, वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस से 1 से 2 क्वेश्चन पूछते हैं। मूवमेंट लोकोमोशन से 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो आपका चैप्टर है, यहाँ से 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो मैक्सिमम वेटेज वाले यहाँ तक कौन से थे, बायोमोलिक्यूल है, एनिमल किंगडम है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। देन लिविंग वर्ड, बॉटनी पे आते हैं, बॉटनी का पार्ट क्लास 11th का। लिविंग वर्ड से एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। प्लांट किंगडम, चाहे एनिमल हो प्लांट हो, दोनों ही आपके बहुत हाई वेटेज वाले हैं। और इनमें मैं बताऊं सिर्फ आपके एग्जाम्पल से मेनली सवाल आते हैं। तो जितने बायो में एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए, सबको रट लो, एक साफ पन्ना लो कोरा, उस पर सारे एग्जाम्पल लिख लो जिसके जो एग्जाम्पल है, और उसे डेली पढ़ो। एग्जाम्पल देखो याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, याद करने पड़ेंगे। तो जितना लिखोगे, बार बार देखोगे, उतना ही वो मेमोराइज होंगे। तो एक पेज लो, पेज पे सारे एग्जाम्पल लिख लो और उन्हें बार बार पढ़ो, अपनी दीवार पे चिपका लो, जहां पढ़ते हो उन्हें बार बार पढ़ो, याद रहेंगे। इन पे वही सवाल आने वाले हैं। और 4 से 5 सवाल यहाँ से, 4 से 5 वहां से, देखो कितना काम हो गया आपका, है ना। तो ये प्लांट किंगडम हो गया। मॉर्फोलॉजी से भी जो प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी, यहाँ से 3 to 5 क्वेश्चन आते हैं आपके। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सेल वाला जो आपका चैप्टर है, इससे 4 से 5 क्वेश्चन सेल से आते हैं, और सेल डिवीजन से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोटोसिंथेसिस, आप प्लांट फिजियोलॉजी की अगर बात करें, फोटोसिंथेसिस से 2 से 3 सवाल आते हैं। 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं आपके। रेस्पिरेशन से, प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर से 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं आपके। देन अब क्लास 12th पे अगर हम आए, क्लास 12th की एनसीईआरटी पे, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आपके 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा कलर, 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। वैसे ही 4 से 5 सवाल आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। ठीक है, इवोल्यूशन वाले से 2 to 3 क्वेश्चन,
ह्यूमन हेल्थ वाला जो कि काफी बड़ा चैप्टर है आपके, तो इससे और बहुत ही अच्छा इजी चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि आप सवाल नहीं कर पाओगे, बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर से 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। देखो 12th वाला पोर्शन बहुत अच्छा खासा वेटेज रख रहा है ना। बायोटेक से भी 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं प्रिंसिपल वाले पार्ट से, और वहीं इसका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है इससे भी 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मायने रखते हैं, देखो कितने सवाल आ रहे हैं। और 12th जिन्होंने अभी बोर्ड एग्जाम दिया उनका तो ऑलरेडी अभी अभी पढ़ के आए हैं, और ऐसा कुछ बहुत बड़ा या कुछ ऐसा नहीं पूछते जो तुम्हें आए ना, बहुत इजी सवाल आएंगे। कॉन्फिडेंस रखना, बहुत बेसिक बेसिक जितने मैंने कराए हैं और अब मैं करा रही हूँ वहां से ऑलमोस्ट तुम्हारे सारे सवाल बन जाएंगे 99%, ठीक है। और बाकी देखो लाइव में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, मैराथन भी अभी आने वाली है, बहुत सारी चीजें अभी अलाइंड है। चैनल नया है लेकिन हम लोग हैं पुराने, है ना। तो चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, और अब आगे की जर्नी, तुम्हारे ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक की जर्नी हम पे छोड़ दो, है ना। काउंसलिंग हो चाहे रिजल्ट अनाउंसमेंट हो, जो भी होगा, पेपर डिस्कशन टिल मतलब आपके कॉलेज की जर्नी तक हम लोग आपके साथ है ना। देन बॉटनी वाले पार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो इससे 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। 4 to 5 क्वेश्चन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस, सबसे देखो हाईलाइट मॉलिक्यूलर बेसिस वाले से 6 to 7 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। 4 to 5 आते हैं जेनेटिक्स से, बढ़िया सवाल आते हैं अच्छे, और ऐसा नहीं है तुम कर नहीं पाओगे, मतलब कि कर सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड सवाल आएगा, डेटा से पूछ लिया, है ना, कोई कंसेप्ट से पूछ लिया, कोई पर्टिकुलर किसी फैक्ट पे पूछ लिया, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। इन चैप्टर्स को अपना स्ट्रॉन्ग बना लो, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। बायो आपका स्कोरिंग होता है 360 में से 360 ले आए तो फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। माइक्रोब्स वाले से 2 to 3 चैप्टर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो चैप्टर है उसमें से। देन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले से 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं। इकोसिस्टम जो चैप्टर है 2 to 3 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं, और आपके बायोडाइवर्सिटी 4 to 5 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका 30 इयर्स का एनालिसिस, पास्ट की हर चैप्टर में से कितने कितने सवाल आज तक पूछे गए हैं, ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन हर चैप्टर से फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। तो जो चैप्टर, एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखना, जो चैप्टर जितना कंसेप्चुअल होगा उतना ही उसमें क्या होगा कि आप मतलब ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, और उस चैप्टर का उतना ही वेटेज होता है। अब जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोटेक है, जेनेटिक्स है, इसमें कंसेप्ट्स ही इतने सारे हैं, इतना कुछ है इस चैप्टर में, तो अपने आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम होते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। जिन चैप्टर में छोटे होते हैं, कंसेप्ट कम होते हैं, ऑब्वियसली वहां से क्वेश्चन भी कम फ्रेम होंगे। और दूसरी बात, अभी तुम लोगों का ना तुम्हें एक रियलिटी चेक की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस टाइम पे मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम पेपर कैसा आएगा, इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, मॉडरेट आएगा। देखो रियलिटी चेक बताती हूँ, मेरे से शुगर कोटेड बातें नहीं होती। रियलिटी चेक अगर बताऊं, कट टू कट अगर मैं बात करूं, पेपर कैसा आएगा ये किसी को नहीं पता। जो भी यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है कि पेपर भैया इस साल इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, डिफिकल्ट आएगा, सब बकवास है, सब फालतू की बात है। किसी को नहीं पता पेपर कैसा आएगा। पेपर उसी दिन पता चलेगा जिस दिन तुम्हारे हाथ में पेपर आएगा। तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे और तुम लोग ही आके बताओगे कि पेपर इजी था, मॉडरेट था, ये डिफिकल्ट था। लेकिन हर परिस्थिति के लिए तुम्हें तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी है ना। तुम्हें पढ़ाना कैसे है, कैसे करवाना है, कैसे इस ये अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हर सवाल तुम कर पाओ और तुम अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाओ, है ना। तो ये सारी जो स्ट्रैटेजी है, जो अप्रोच है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के तरीके, मैं ये सब सिखा सकती हूँ। तुम्हें उस सिलेक्शन वाले मार्जिन से बहुत ऊपर एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट करवा सकती हूँ। लेकिन ये पेपर का लेवल बताना क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं कह दूंगी टफ आएगा तो क्या कर लोगे, पढ़ना तो पड़ेगा ना। चाहे पेपर इजी आए, मॉडरेट आए, डिफिकल्ट आए, पढ़ना तो हर सिचुएशन में पड़ेगा। मैं कहती हूँ भैया पेपर टफ आएगा, करो तैयारी, अब क्या होगा। एक बात को समझो, अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो हेल्दी कंपटीशन बिल्ड होता है और कट ऑफ कम जाती है ना। जैसे कि लास्ट ईयर फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट आया तो कंपैरेटिवली कट ऑफ कम हुई। तो वैसे ही जो पेपर डिफिकल्ट है वो सब बच्चों के लिए डिफिकल्ट होगा। टोटल जितने बच्चे हैं सब के लिए डिफिकल्ट है, वो तुम्हारे लिए नहीं, ऑल ओवर डिफिकल्ट है। कट ऑफ कम आ गई, हेल्दी कंपटीशन हुआ। नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने सिलेक्ट होने वो तो फिर भी होंगे ना, चाहे कट ऑफ 100 नंबर ही क्यों ना जाए। जितनी सीट्स है उतने बच्चे सिलेक्ट होंगे। 25 लाख अगर एग्जाम देने बैठे, 25 लाख का सिलेक्शन नहीं होने वाला, है ना। तो ये बात अपने दिमाग में गड़ा लो, समझ लो, जान लो, है ना। रियलिटी चेक होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये है, देखो कि अगर पेपर इजी आ जाता है, लेट्स से जैसे 2024 में आया था, बहुत इजी पेपर आया था, तो क्या हुआ उससे, AIR 1 पे 10-12 लोग आ रहे हैं, 720 में 720 ही ला रहे हैं सब लोग, कट ऑफ ऐसे आसमान छू रही है।
फिर भी वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने सिलेक्ट होने थे उतने ही हुए ना, उसके अलावा नहीं हुए। चाहे कोई 600 नंबर पे भी लोगों को मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, क्या फायदा? वो 600 नंबर का क्या करोगे? अपने घर लेके बैठ जाओ, संदूक में एडमिट कार्ड जो स्कोर कार्ड आता है उसको ताला लगा के रख दो अंदर, क्या करोगे उससे? तो पेपर कैसा भी आए, अल्टीमेटली हमारा गोल है वो ड्रीम मेडिकल कॉलेज जो तुम्हें चाहिए, तुम्हारे डॉक्टर बनने का सपना पूरा होना चाहिए, तुम्हें वहां तक पहुंचना है। तो इस फालतू की भसड़ में पढ़ो मत, इन चीजों को छोड़ दो और अपनी तैयारी पे फोकस करो। और तुम्हें किस तरह से, तुम्हारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। मैं ये नहीं कह रही जिनका वेटेज है बस उनको पढ़ो, बाकियों को छोड़ दो, सबको पढ़ो, लेकिन जो हाई वेटेज है उनको स्ट्रॉन्ग बना के रखना, उन पे अपनी पकड़ रखना, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना, है ना। ये अप्रोच है। आज की वीडियो का सिग्निफिकेंस यही है कि तुम्हें मैं ये बता दूं कि तुम्हारे लिए कौन से चैप्टर ज्यादा मायने रखते हैं, है ना, ताकि तुम फोकस उन पे ज्यादा करो। बाकी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, आई एम ऑलवेज देयर। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो हम डिस्कस करते चलेंगे, है ना। और किसी भी तरह की कोई भी आपको सीरीज हो, आगे काउंसलिंग में, रिजल्ट में, हर तरीके में, बिल्कुल लास्ट तक मैं बता रही हूँ ना, आपके मेडिकल कॉलेज तक हम लोग आपके साथ हैं। तो कॉमेंट सेक्शन में बताते रहना, बाकी अच्छे से पढ़ो यार। अभी आपका एक एक सेकेंड नेसेसरी है, एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है, तो एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सके अपना 100% दो, ताकि बाद में ये रिग्रेट ना हो कि मैंने मेहनत नहीं की, मैं कर लेता तो शायद आज सिलेक्ट हो जाता, है ना। तो अपना 100% दो, एक भी सेकंड बर्बाद मत करो, अच्छे से पढ़ो, सब बहुत अच्छा होगा। गुड लक, मिलते हैं आगे की नई क्लास में।